हेलो बच्चों, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। किस तरीके से अगर मैं स्टोइकियोमेट्री चेंज कर दूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो छोटी छोटी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ और रिएक्शंस के साथ साथ मैं उनका रेट लॉ एक्सप्रेशन भी लिखूंगा या रेट लॉ भी लिखूंगा, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस। इन सारी रिएक्शन की कुछ ना कुछ विशेषता है जो अब हम एक एक करके देखेंगे। CH4 प्लस CO, ठीक है। ये कुछ रिएक्शन है, इनके रेट्स पे एक नज़र डालते हैं। देखो भाई, अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो इसका रेट जो होता है दैट रेट कम्स आउट टू ROR लिख लो या स्मॉल r लिख लो, कम्स आउट टू बी इक्वल टू K इंटू N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इसकी ऑर्डर क्या आ रहा है, 1, ठीक है। इस वाली रिएक्शन के लिए R इक्वल्स टू K इंटू BR माइनस रेज टू 1 BrO5 राइट, BrO5 माइनस 1 रेज टू 1 एंड H प्लस रेज टू 1। तो अगर तुम इस रिएक्शन को देखो तो इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स को देख के तुम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। सेम वे यहाँ पर अगर तुम देखो तो इट कम्स आउट टू बी O3 का K इंटू O3 का स्क्वायर एंड O2 माइनस 1। यहाँ पे जबकि O2 प्रोडक्ट है, इवन दैट इज कमिंग इनटू द रिएक्शन रेट लॉ, ठीक है। तो ये कल मैंने बात भी बताई थी, या नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बात बताई थी दैट, इनफैक्ट नहीं बताई होगी शायद, बताई तो थी। एनीवे, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू रेज इज कि रिएक्शन जो होती है उसके रेट लॉ में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो डेफिनेटली आती है, उसके अलावा प्रोडक्ट्स की भी आ सकती है, कैटलिस्ट की भी आ सकती है, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट की नहीं आती है। वो हम सब चीज़ें देखेंगे एक करके। इस वाले में देखो R इज इक्वल्स टू K इंटू NO2 का होल स्क्वायर एंड CO से 0। तो इसका क्या है, 1 है यहाँ पे, जबकि 1 इसका दी क्या बोलते हैं इसको, दी कोएफिशिएंट इज 1, बट यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। तो तुम देख सकते हो दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दी स्टोइकियोमेट्री ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड द रेट लॉ, ठीक है। कोई रिलेशनशिप नहीं है व्हाटसोएवर। द ओनली थिंग दैट वी नीड, या the only thing that we are getting out of it is that of course there is no reaction, but it can only be determined experimentally हम इसको डिटर्मिन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। K ऑफ O2 इंटू NO का होल स्क्वायर। यहाँ पे NO क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कैटलिस्ट भी आ सकता है, प्रोडक्ट भी आ सकता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये तो आएगी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये बाद में आएगी तुम्हारे काम, ठीक है। तो इसमें लिखो फ्रॉम द अबव रिएक्शंस
from the above reactions we can see that there is no relationship between the rate law expression or order of the reaction with ठीक है, or the order of reaction with the stoichiometric coefficients of reactants, stoichiometric coefficients of reactants, ठीक है, stoichiometric coefficients of reactants in a balanced chemical equation, ठीक है, पहली चीज़ ये लिखो. सेकंड ऑब्जर्वेशन इसमें लिख सकते हो, द concentration of reactants generally comes in the rate law expression, ठीक है, generally comes in the rate law expression, but the concentration of product and catalyst can also be there, can also affect it, yes लिखो, can also affect it at times. तो रिएक्टेंट तो आ ही जाते हैं, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट आ सकते हैं कभी कभी, रिएक्शन इंटरमीडिएट कभी नहीं आता है, ध्यान रखना, ठीक है. लास्ट में लिख लेना, बट रिएक्शन इंटरमीडिएट never appears in the rate law expression. Reaction intermediate never appears in the rate law expression. ठीक है जी, got it. ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, order is determined experimentally. Order is determined experimentally, which is fixed. मतलब order is fixed, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना which is fixed, ठीक है, ये चेंज नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमिन होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है. ब्रैकेट में एक और लिख लेना, हेंस इट मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन, हेंस इट मस्ट बी, एक सेकेंड, इस पार्ट को काट लो, पहले पूरा एक्सप्रेशन लिख लो कि ऑर्डर कैन ओनली बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली विच इज़ कॉन्स्टेंट, ऑर्डर कैन बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली विच इज़ कॉन्स्टेंट एंड कैन नॉट बी नोन by just looking at the reaction, full stop. hence order must be given in the reaction, and or या फिर और should be asked in the question, या तो दिया होना चाहिए या फिर पूछा जाना होना चाहिए. ऐसे हवा में नहीं बोल देगा कि भाई ये रिएक्शन को देखो और बोलो कि क्या कहते हैं, बोलो कि भाई ये इसका ऑर्डर बताओ, ठीक है, तो देख के ऑर्डर नहीं पता चलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर लिखना, एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है जी, ये लिख लिया. अब लिखो, नेक्स्ट लिखो रेट लॉ एक्सप्रेशन. अच्छा, ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है. नाउ इसमें लास्ट पॉइंट लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, ठीक है जी. ये हम ऑलरेडी एक बारी देख चुके हैं, है ना. हमने 3 अलग अलग रिएक्शंस ली थी, उन तीनों अलग अलग रिएक्शन में हमने देखा कि रेट जो आ रहा था दैट केम आउट टू बी डिफरेंट तीनों केसेस में, ठीक है. रेट ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिड नॉट चेंज, बट रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज्ड बाय चेंजिंग द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन. तो स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है. तो इसमें लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन
rate of reaction changes with the stoichiometry of the reaction while rate of reaction with respect to a particular species that does not change with stoichiometry. It is only the value of k that will change. It is only the value of k that will change. ठीक है जी, that value of k that will change. k मतलब रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही है. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है जी, देखो. अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं. द क्वेश्चन इज 2N2O5. ठीक है जी, गिव्स 4NO2 प्लस O2. ठीक है जी, ठीक. अच्छा नहीं, ये वाला नहीं था. विच वॉज द क्वेश्चन यार, एक सेकेंड रुको. अच्छा, not this one. This is the question. Where is the कपड़ा? Yes, here it is. इसको करने वाला क्वेश्चन है ये. मान लो कोई एक रिएक्शन है हमारे पास 2A + B. ठीक है, जिसको हमने प्रोडक्ट्स में लिख दिया, ऐसे करके प्रोडक्ट्स में चेंज हो रही है. ठीक है, ओके. इसका रेट लो एक्सप्रेशन. अच्छा, लेकिन इसमें तुम्हें एलिमेंट्री रिएक्शन का फंडा पता होना चाहिए है. अच्छा ठीक है, चलो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. R1 मान लो इस केस में दिया है K1 × A⁻², B⁻1. ठीक है, ओके. नाउ सेम रिएक्शन को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ. भाई कोई ऐसे लिख सकता है, कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है. ठीक है, दिस इज गिविंग प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, R2 = K2 × A⁻X B⁻Y. ठीक है, तो हमसे जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि K1 K2 इनके बीच में रिलेशनशिप बताओ, R1 R2 के बीच में रिलेशनशिप बताओ, और X और Y की वैल्यूज़ बताओ. ठीक है, तो सबसे पहले हम X और Y की वैल्यू देखते हैं. इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया ना भाई. ठीक है जी, तो ये तीन चीज़ें पूछी है उसने. R1 R2 के बीच में रिलेशनशिप, K1 K2 के बीच में रिलेशनशिप, और X और Y की वैल्यूज़. तो पहली बात मैं बोल चुका हूँ कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट चेंज विद द स्टोइकियोमेट्री. ये तो मैं बोल चुका हूँ. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, तो हम यहाँ एक्सपेरिमेंटली देखेंगे. एक्सपेरिमेंटली इसमें देखा जा रहा है कि इसकी वैल्यू रहेगी, लाइक इसके ऑर्डर रहेगा 2, इसका ऑर्डर रहेगा 1. तो वही चीज़ चाहे तुम किसी और मतलब सेम रिएक्शन के डिफरेंट स्टोइकियोमेट्री के लिए लिखो, तो ये x हमेशा 2 ही रहेगा और ये y हमेशा 1 ही रहेगा. तो स्टोइकियोमेट्री चेंज होने से x और y की वैल्यू है, जो इसकी ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है, वो चेंज नहीं होगा. तो x और y की वैल्यू आ गई. ठीक है जी. अच्छा, अब अगर मैं R1 को लिखूं तो R1 को मैं इसके रेट ऑफ चेंज के हिसाब से कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 ऑफ -dA/dt. ये आएगा कि नहीं आएगा. अच्छा, यहाँ R2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, R2 को आई कैन राइट एज 1/4 ऑफ -dA/dt. तो अगर तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, R1/R2 ले आऊँ, तो क्या आएगा, R1/R2 विल बी इक्वल्स टू 1/dA/dt, -dA/dt तो कट जाएगा, 1/2/1/4 इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पे क्या आ गया, R1 इक्वल्स टू 2R2. ठीक है, ये चीज़ आ गई. सेम वे इन दोनों रिएक्शंस को डिवाइड कर दो, तो भाई ये
दोनों एक्सप्रेशन तो सेम है तो कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू K1 अपॉन K2, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 कितना है 2, तो इसको इक्वल्स टू 2 रख दो, तो यहाँ पे क्या आएगा K1 इक्वल्स टू 2K2 या K2 इक्वल्स टू K1/2, है ना। तो तुम देख रहे हो कि जैसे हमने यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट्स चेंज किए, जैसे हमने इसके कोएफिशिएंट्स चेंज किए, इसके रेट कांस्टेंट की वैल्यूज चेंज हो गई, इसके रेट कांस्टेंट की वैल्यूज चेंज हो गई, क्योंकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हुई है, क्योंकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हुई है, इस वजह से रेट भी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि भाई रेट कॉन्स्ट, अगर हमने स्टोइकियोमेट्री चेंज करी तो रेट चेंज हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज हो जाएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन चेंज हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन, चलो वो चारों चीज़ें मैं लिखवा दूंगा, अभी तुमको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, चलो जी, ये सब चीज़ें लिख ली हमने, एग्जाम्पल भी देख लिया कि चेंजेस बट आर ओवर, ठीक है। इसको लिखवा दूंगा मैं अभी तुमको। तो एक चार्ट, एक काइंड ऑफ टेबल बनवा रहा हूँ, उसमें लिख लो इस सब चीज़ों को। ये लिख लिया ना तुमने, देखो भाई यहाँ पर मैं कोई एक साइड पे मैं क्वांटिटी लिख रहा हूँ, क्या क्वांटिटी होगी, और एक साइड पे मैं स्टोइकियोमेट्री लिख रहा हूँ, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। पहली क्वांटिटी है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये क्या करेगी, ये स्टोइकियोमेट्री के साथ चेंज होगी, यस। आर रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, रेट कांस्टेंट डेफिनेटली चेंज होगा, ठीक है। थर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट चेंज होगा, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, नो, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्डर, इट विल नॉट चेंज विद स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिख लेना भाई। स्टोइकियोमेट्री के नीचे राइट रॉन्ग क्यों लिखा है कि इस पर डिपेंड करेगा या नहीं, ठीक है, ये क्लियरली लिख लेना भाई तुम, गॉट इट। चलो नाउ नेक्स्ट चीज़ें क्लियर, इसमें लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ओनली फॉर अ सिंपल रिएक्शन, सिंगल नहीं, सिंपल रिएक्शन, ओनली फॉर अ सिंपल रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन, ओनली फॉर अ सिंपल रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री reaction, the stoichiometric, the order of reaction is equals to stoichiometric coefficients, the order of reactions is equals to stoichiometric coefficients। मान लो कि मैं तुम्हें एक इक्वेशन दे दूं, जैसे मैं कहता हूं 2a + b gives c + d, लेट्स से ये है, ये मैं कह रहा हूँ एक सिंपल रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है, या फिर मैं कह दूँ सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। अगर मैं ये कह दूँ तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ या इसका रेट लॉ लिखूँगा तो मैं लिखूँगा k × a का पावर 2 एंड b का पावर 1, सिंपल। इनकी जो पावर हो जाएगी इनके कोएफिशिएंट के इक्वल हो जाएगी, लेकिन ये किस केस में होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल, ये तीनों के तीनों एक ही है, नाम तीन है, इन एक ही रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं नाम, इसको हम कल बात करेंगे इसके बारे में, ठीक। ऐसी रिएक्शन होगी तो ये हम फॉलो कर सकते हैं, दिस कैन बी फॉलोड, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एलिमेंट्री reactions cannot be identified, elementary reactions cannot be identified by just looking at the reaction, elementary reactions cannot be identified by just looking at the reaction, it must be full stop,
it must be decided experimentally with the help of the reaction mechanism, with the help of the reaction mechanism of the reaction. ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म से ही पता चलेगा. ठीक है, अब रिएक्शन मैकेनिज्म का एग्जांपल देते हैं तुमको एक बढ़िया सा. देखो भाई, अगर मान लो तुम्हारे पास मैं ये रिएक्शन देता हूं, तो अगर तुम्हें ध्यान से देखो तुम, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर सी तो रिएक्शंस हैं, है ना भाई? सिमिलर तो रिएक्शंस हैं ये कि नहीं भाई? ये Cl2 की जगह Br2 आ गया, या Br2 की जगह I2 आ गया, बाकी तो सब कुछ ही सेम है. Cl की जगह Br रख दो, Br की जगह I रख दो, या I की जगह Cl रख दो, जो भी है. ठीक, तो देख के तो लग रहा है कि यार ये तो सेम सी रिएक्शंस है, लेकिन इनकी मैकेनिज्म डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि इनका रेट डिफरेंट आता है. तो रेट जब हमने मेजर किया तो इसका R जो आता है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू H2⁻0 Cl2⁻0. मतलब इसका रेट जो है वो इंडिपेंडेंट है इनकी कॉन्सेंट्रेशन. ये 0 ऑर्डर है ना, इनका ऑर्डर टोटल 0 + 0 0 हुआ. और ये सिंपल रिएक्शन हुई या नहीं हुई? ये सिंपल रिएक्शन हुई क्या? नहीं हुई ना. अगर सिंपल रिएक्शन होती तो H2 का पावर 1 आता, Cl2 का पावर 1 आता. तो इसका मतलब ये H2 सिंपल रिएक्शन नहीं है. ठीक है जी. अच्छा, इसकी बात करो, इसका जो R आता है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू K1H2⁻1 Br2⁻1 अपॉन 1 + K2 इंटू HBr अपॉन Br2 का कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो क्या ये इज दिस अ सिंपल रिएक्शन? नो. इसके लिए तो तुम ऑर्डर भी ठीक से कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन नहीं है. नो. इसका रेट जो रेट का एक्सप्रेशन आता है सिंपल है K इंटू H2 इंटू I2. ठीक है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो हम कह सकते हैं दैट दिस इज अ सिंपल रिएक्शन. तो रिएक्शन को देख के कभी नहीं पता चलेगा कि उसका रेट क्या हो, उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, या वो सिंपल है या नहीं है. ठीक है, हम कभी भी देख के नहीं पता लगा सकते. हमें उसकी मैकेनिज्म का अंदाज़ा होना चाहिए, तब जाके हम, तो मैकेनिज्म पे भी हम बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. तुम बोलोगे कि सर मैकेनिज्म कैसे पता चलेगी? ठीक है, कुछ की मैकेनिज्म हमें पता चल जाएगी क्योंकि हम उसको सीखेंगे, और कुछ की नहीं पता होगी तो वहाँ दी होगी. तुम्हें गैस वर्क नहीं करना पड़ेगा. गेट दिस, गैस वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. क्लियर होगी ये बात? ठीक है जी. इट शुड बी गिवन इन द, हाँ, तो दैट्स वाई लिखो, that's why information regarding elementary reactions must be given in the problem, must be given in the question. अब जैसे इसमें देखो, इसको मैंने कह दिया, मान लो मैं इसको सीधे सीधे कह देता हूँ कि this is a simple reaction या elementary reaction. I say that this is an elementary reaction. तो हमें इस केस में ऑर्डर अपने आप से निकल गया ना. कैसे? इनके कोएफिशिएंट से. ठीक है, तो दिस इज द थर्ड वे ऑफ कैलकुलेटिंग रेट, सॉरी नॉट रेट, ऑर्डर. ठीक है, तो लिखो द थर्ड वे ऑफ कैलकुलेटिंग ऑर्डर, द थर्ड वे ऑफ कैलकुलेटिंग ऑर्डर. ऐसे करके एक छोटी सी हेडिंग डालो, अंडरलाइन लगाओ, करो उसको, लिखो थर्ड वे ऑफ कैलकुलेटिंग ऑर्डर. इसमें लिखो when a reaction is given to be an elementary reaction, when a reaction is given to be elementary reaction, ठीक है, elementary reaction, then the order will be equal to the stoichiometric coefficients of the reactants. The order will be equal to the stoichiometric coefficients of the reactants in balanced chemical equation. ठीक है, hence this way we can calculate order. ठीक है जी.
किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर कैलकुलेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो हमें एलिमेंट्री रिएक्शन दी है तो हम उसको देख के उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन होगा, जो मैंने पहले बताया था ना कि किसी भी रिएक्शन को देख के तुम उसका ऑर्डर नहीं निकाल सकते, ये एक एक्सेप्शन है। इसमें बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि ये सिंपल रिएक्शन या ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, और जैसे हमें ये पता चला हमें उसका रेट भी पता चल गया, ठीक है। तो ये सिंपल रिएक्शन थी, गॉट इट, ठीक है। अब लिखो लास्ट ये पॉइंट लिखो उसमें, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो चेंजेस, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो चेंजेस, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो चेंजेस विद द कंडीशंस, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो चेंजेस, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो चेंजेस विद द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन, विद द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन इज परफॉर्म्ड, ठीक है, विद द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन इज परफॉर्म्ड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, कहाँ राइट। एग्जाम्पल क्या है, देखो भाई इसमें लिखो डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस, decomposition of gases on solid surface, decomposition of gases on solid surface follows first order at very low pressure and zero order at वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, लाइव सा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें प्रेशर लिया था हमने, इस वाले मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है, आई हैव द आंसर, सो ये सब कुछ हो चुका है, डू आई हैव, लाइक एवरीथिंग इज देयर, करेक्ट। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देखो भाई, हमने एग्जाम्पल क्या लिया है इस चीज़ का, मान लो एक रिएक्शन है जिसमें ROR जो है, ठीक है, जिसको बोलते हैं -dC/dt इज इक्वल टू K1C/1 + K2C, ऐसे कुछ है रिएक्शन, ठीक है। इसका रेट लॉ ऐसा है, कोई एक रिएक्शन जिसका रेट लॉ ऐसा दिया, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि डिफरेंट कंडीशंस में इसका रेट या इसका ऑर्डर देखना है अपने को। फर्स्ट जो कंडीशन है वो है वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, जो मैंने ऊपर लिखवाया है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, ठीक है जी। वो या तो ये होगा या ये होगा, मतलब हाई लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर, हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर। यहाँ पे प्रेशर ना लेके मैं कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोला, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ, C इज टेंडिंग टू जीरो, C इज टेंडिंग टू जीरो। अगर C इज टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स दैट इज K2C इज टेंडिंग टू जीरो। भाई मैं इसको अगर K2 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, तो ये तो K2C हो जाएगा, ये K2C इंटू जीरो, तो ये जीरो को टेंड करेगा। अच्छा, अगर मैं दोनों में 1 + 1 कर दूँ दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + K2C विल टेंड टू 1 नाउ, है ना। तो हम कह सकते हैं जैसे एज लिमिट C टेंड्स टू 0 dC/dt विल बी इक्वल्स टू लिमिट C टेंडिंग टू 0 K1C/1 + K2C। तो ये जो है ये 1 को टेंड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं दैट इट इज इक्वल्स टू K1C। अब तुम बोलोगे सर C तो टेंडिंग टू 0 है, तो K1 भी तो 0 होना चाहिए। अग्रीड, मतलब बहुत छोटी वैल्यू होगी, लेकिन हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं 1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो यू कैन सी हियर दैट दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर कहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर एट लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर मान लो मैं कहता हूँ वेरी
हाई कॉन्सेंट्रेशन, वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन को हम एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, C टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, 1/c टेंडिंग टू 0। तो इसी चीज़ को यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, इसमें अगर मैं लिख दूँ लिमिट C टेंडिंग टू इन्फिनिटी dc माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू लिमिट C टेंडिंग टू इन्फिनिटी इनटू, अच्छा मैं इसको C से डिवाइड कर दूं अगर, तो क्या जाएगा K1 अपॉन 1/c प्लस K2, हाँ है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी को मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा, 1/c टेंडिंग टू 0, तो ये टेंडिंग टू 0 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं K1 अपॉन K2। ये तुम्हारी लिमिट एंड कंटिन्यूटी में देखा होगा यार, इस तरीके से करना तुमने, ठीक है। K1 अपॉन K2, यहाँ पे क्या है, C रेज़ टू 0 है, तो हम कह सकते हैं ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो तुम देख रहे हो कि डिफरेंट कंडीशंस में हमने डिफरेंट ऑर्डर देखा है रिएक्शन का, गॉट इट। तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट इट, गॉट इट, ठीक है जी। अब एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं, आई थिंक देन वी कैन कंप्लीट द दिस फॉर टुडे। छोटा ही है लेक्चर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 31, ठीक है। 10-1 मिनट और लेते हैं, लेट्स कंप्लीट दिस। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। हमारे पास एक रिएक्शन है विच इज़ 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हमें जो दिया गया है इंफॉर्मेशन, दैट इज़ कि माइनस ऑफ DN2O5, इनफैक्ट इसको क्यों लगा रहा हूँ मैं, माइनस ऑफ DN2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू K1 इंटू N2O5 रेज़ टू 1, ठीक है। ये तुम्हें दी गई है इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली तुम्हें जो दूसरी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो दी है ये, एंड द थर्ड इन्फॉर्मेशन इज दिस। ठीक है, तो कैन यू सी कि ये इन सब के सब इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहे हैं, गॉट इट। तो क्वेश्चन हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन K1 K2 एंड K3, सॉरी ये K2 आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन K1 K2 एंड K3। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इसमें रिएक्शन के लिए लिखूं तो मैं लिख सकता हूं क्या कि R या ROR इज इक्वल्स टू K इंटू N2O5, है ना, ये लिख सकता हूँ। ये तो बेसिक है ना, जब हमें पता है कि N2O5 की फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है तो रेट लॉ ऐसा कुछ होगा। ये रिएक्शन के लिए है, ये विद रिस्पेक्ट टू N2O5, विद रिस्पेक्ट टू NO2, विद रिस्पेक्ट टू O2 है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे याद होगा तुम्हें, R विल बी रिटन एज, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं R को लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 ऑफ माइनस DN2O5 अपॉन dt इक्वल टू, इसके रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/4 ऑफ DNO2 अपॉन dt। इसके रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो 1 होगा DO2 अपॉन dt। ये याद है तुम्हें, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह मैं वो लिख रहा हूँ और इन सब की जगह मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं K इंटू N2O5 इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये 1/2 रहेगा यहाँ पे, और इस पर्टिकुलर की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 इंटू K1 इंटू N2O5 रेज़ टू 1। यहाँ क्या आएगा 1/4, ये ऐसे ही रह जाएगा, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ इंटू K2 N2O5 रेज़ टू 1। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये 1 का 1 ही रहेगा, K3 इंटू N2O5 रेज़ टू 1, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि ये हम यहाँ पे काट सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, K विल बी इक्वल टू K1 अपॉन 2 इक्वल्स टू K2 अपॉन 4 इक्वल्स टू K3 अपॉन 1, ठीक है। तो अगर हमें, वैसे तो हमें इतना सा पूछा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इन तीनों को पकड़ के हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट 2K1 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू 4K3, ये इनके बीच में रिलेशनशिप हो गई।
ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, क्लियर है। और अगर मुझसे पूछा जाए कि इसके साथ क्या रिलेशनशिप होगा इनका, तो मैं लिख सकता हूँ K1 इक्वस टू 2K, K2 इज इक्वस टू 4K और K3 इज इक्वस टू K। ठीक है ना, क्लियर हो गई ये बात। तो इस तरीके से तुम ये रिलेशनशिप्स निकाल सकते हो अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, चलो ठीक है, इसमें एक जेनरिक फॉर्म में भी लिखवा देता हूँ तुमको, ठीक है। तो जेनरिक फॉर्म में देखो, यही रिएक्शन अगर मैं इंस्टेड ऑफ दिस इस तरीके से लिखूं, एक जेनरिक रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगी, A प्लस B गिव्स C प्लस D। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आई कैन राइट, ये जो पिछली वाली रिएक्शन है ना उसको देख के तुम लिख सकते हो। क्या थी रिएक्शन 2, एक्चुअली मैंने मिटा दिया, अदरवाइज मैं वहीं पे बता देता, 4NO2 प्लस O2। तो जब मैंने इसमें देखा K वॉज इक्वल्स टू K1/2 इक्वल्स टू K2 अपॉन 3 नहीं था यार, 4 था, इक्वल्स टू K3। तो तुम देख रहे हो इसके साथ जो रेट कांस्टेंट था उसको मैंने इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, इसके साथ जो रेट कांस्टेंट था उसको मैंने 4 से डिवाइड किया, इसको 1 से डिवाइड किया, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई रिएक्शन है तो इन जनरल मैं लिख सकता हूँ KA/A इज इक्वल्स टू KB/B इक्वल्स टू KC/C इक्वल्स टू KD/D, ठीक है। ये एक जेनरिक रिएक्शन है, सॉरी रिएक्शन नहीं, रिलेशनशिप है, तो हमेशा यूज़ कर सकते हो। तो इसके ऊपर हेडिंग डाल लो, रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन, हेडिंग है ये, रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। हमेशा इस तरीके से होगा। और अगर तुम्हें कभी भी जानना है कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दैट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जिस भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात कर रहे हो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अगर मैं इसी में देखूं तो KA इज इक्वल्स टू A इंटू K, KB इज इक्वल्स टू B इंटू K, KC इज इक्वल्स टू C इंटू K एंड KD इज इक्वल्स टू D इंटू K। क्लियर होगी बात, ये ध्यान रखना है भाई, नेवर फॉरगेट, ठीक है। तो एक रिएक्शन जल्दी से देख लेते हैं एंड देन वी कैन कंप्लीट द क्लास फॉर टुडे। मान लो कि हमारे पास ये रिएक्शन है 2A प्लस 3B गिव्स 5C, ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। इसका जो रेट कांस्टेंट दिया गया है दैट इज गिवन टू बी K इंटू A⁻1 एंड B⁻1, ठीक है ना। अच्छा, तो ये पूछ रहा है KA, KB और KC कितना होगा। तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, KA इज इक्वल्स टू 2K, KB इज इक्वल्स टू 3K, KC इज इक्वल्स टू 5K, ठीक है। और कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन दीज, तो बस रिलेशनशिप बिटवीन दीज कैसे आएगी, यहाँ से निकाल लो, KA/2 आ गया इक्वल्स टू KB/3 इक्वल्स टू KC/5। तो या तो ऐसे छोड़ दो या फिर क्या करो, इन सबको देखो, इनका एलसीएम क्या है, 5 3 15 दूनी 30, 30 से मल्टीप्लाई कर दो ऑल थ्रू आउट, तो कितना आ जाएगा, 15KA इज इक्वल्स टू 10KB इक्वल्स टू 6KC, ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये कंप्लीट करते हैं, कर लिया तुमने, ठीक है। अभी वी विल टेक अ लुक एट रेट, जो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट होता है वो देखेंगे। वी विल ऑल्सो लुक एट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।